तो आप देख पा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन को? यस सर, दिख रहा है। तो आज हम लोग जो एजुकेशनल और असिस्टिव डिवाइसेस है जो श्रवण बाधित बच्चों के यूज होता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। और कुछ समय चर्चा के बाद मैं आप लोगों से कुछ सवाल भी एक्सपेक्ट करूंगा कि उस सवाल के आपके जो भी डाउट्स होंगे उस डाउट्स को इसी 1 घंटे के दौरान हम लोग क्लियर करें। तो ये हमारा पुराना जो सबसे प्राचीन एजुकेशन सिस्टम जिसमें टीचर और स्टूडेंट इसी तरीके से पढ़ा करते थे, या नहीं? यस सर। अब धीरे धीरे जब हम हमारे पारंपरिक शिक्षण तंत्र में आए तो इस प्रकार की व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें रोज एंड कलम्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को बैठा के और पढ़ाया जाता है। और अगर हम वर्तमान की बात करें, जो टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एजुकेशन है उसमें अब जो है टीचर भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है और स्टूडेंट भी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो यानी टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन में बहुत सारा प्रभाव डाला है और जितने भी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है हम लोगों को जहां से भी मिलती है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा मिलती है। क्योंकि अगर आप अभी सोचिए कि पहले पैसे भेजने के लिए हम लोगों को जैसे संडे छुट्टी रहता था तो हम लोग मंडे के इंतजार करते थे कि बैंक खुले और हम लोग जाए, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना इजी कर दिया हमारी लाइफ को कि हम लोग जब भी चाहें 24 घंटे जिसको भी चाहें जैसे चाहें 1 सेकंड में पैसे भेज सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी ने हमको हमारी और ये जितने भी इंफॉर्मेशन और नॉलेज है ये टेक्नोलॉजी की देन है। और जो हमारे वर्तमान की जो समाज है इसको हम लोग इंफॉर्मेशन सोसाइटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सोसाइटी के रूप में हम लोग जानते हैं। और जितने भी समय समय पर मतलब जैसे बदलता जा रहा है समय, वैसे वैसे हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो सब सुगम्य होता जा रहा है। पहले जो भी टेक्नोलॉजी हुआ करते थे उसको डिसेबल्ड लोग एक्सेस नहीं कर पाते थे, लेकिन अब हर डिसेबल्ड के अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई किया गया है। और ये टेक्नोलॉजी का उपयोग जो है वर्तमान अगर देखें कि एक ओल्ड लेडी भी एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि इतना इजी बनाया गया है, टेक्नोलॉजी को इतना इजी बनाया गया है कि हर कोई उसका प्रयोग कर सके। तो पिछले 20 सालों में ये टेक्नोलॉजी का ज्यादा हमारे एजुकेशन में बहुत परिवर्तन लाया है। जैसे मान लीजिए कि ट्रेडिशनली हम लोग जो टेक्स्ट बुक पढ़ते थे वो टेक्स्ट बुक में साउंड घुसाया गया, ग्राफिक्स घुसाया गया, वीडियो घुसाया गया, यानी मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट के रूप में उसको कन्वर्ट किया गया। पहले क्या होता था कि अक्षर इतने छोटे हुआ करते थे कि एक लो विजन वाला बच्चा उसको पढ़ नहीं सकता था, उसको मैग्नीफायर की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब जो है हम लोग जैसे एंड्रॉइड डिवाइस पकड़ते हैं तो उस समय आप अक्षर को जितना छोटा चाहे, जितना आपके आंखों के देखने की क्षमता के अनुसार आप उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। और उसमें वीडियोज भी हम डाल दे रहे हैं, उसमें ग्राफिक्स भी डाल दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का या आईसीटी का जो उपयोग होने लगा है, ये कंप्यूटर के माध्यम से और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम के माध्यम से ये हमारे एजुकेशन में बहुत सारा। और सबसे पहले अगर हम बात करें टेलीविजन है, रेडियो है, या इस तरीके से हम लोग एजुकेशन प्राप्त करते थे। हमारे स्कूल में एक पीरियड होता था जिस समय हमारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक टॉपिक पर एक टीचर बोलते थे वहां से रेडियो स्टेशन से, और हम लोग उसी 1 घंटे उसको सुनते थे। लेकिन अब अगर उसको किसी को सुनाया जाए तो ऐसे कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि अब हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है और लैपटॉप है, और उसी में तुरंत 1 मिनट में अगर वो टाइप कर देता है कि मुझे ये चाहिए तो तुरंत उसको दिखाई दे देता है। और किस तरीके से पढ़ना, कैसे पढ़ना है, वो सारे चीजें मतलब अब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव हो चुका है। और जो टेक्नोलॉजी वर्तमान में है वो सब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को और आने वाले समय में बहुत अच्छे तरीके से मॉडिफाई करेंगे। और हमारे जो बच्चों की सीखने की जो ये तरीका है उसमें भी परिवर्तन होगा, टीचर की पढ़ाने के तरीके में भी चेंजेस आएंगे, जब तक हम टेक्नोलॉजी को अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में
यूज नहीं करेंगे तब तक इस प्रकार के, और इंफॉर्मेशन जो है कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। पहले ये होता था कि टीचर्स का जो मुख्य रोल होता, जो बोल देगा वही है, और वर्तमान में जो मॉडल की बात करते हैं हम, टीचर को कोलैबोरेटर यानी टीचर हेल्प करेगा, टीचर एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम करेगा, टीचर एक वक्ता के रूप में खड़े होकर स्टेज पर बोलेगा नहीं, बल्कि वो प्रत्येक बच्चों के लिए गाइड बनकर काम करेगा। और जो पुराने समय में जो अधिगम होता था वो टीचर पर केंद्रित होता था, लेकिन अब जो है वो विद्यार्थी पर केंद्रित होने लगा है। और जो सफलता की जो मंत्र होता था या आधार होता था, उस समय ये होता था प्राचीन समय में कि अगर आपको ये सब आता है तभी आप, लेकिन अब यह है कि आप कितना ग्रोथ किए हैं, आपकी पर्सनल एबिलिटीज कितनी है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहले 60% पाना कितना मुश्किल होता था, लेकिन आजकल बच्चे 99% पाने के बाद भी दुखी हो रहे हैं कि हमको इतना कम नंबर कैसे मिला। तो कैसे संभव हुआ है? क्योंकि दे हैव डेवलप्ड देयर पर्सनल एबिलिटीज। और जो प्राचीन समय में कोई अगर माइक ऑन रखा है तो प्लीज ऑफ कर दीजिए। तो जो पुराने समय में जो हम लोग ज्ञान जिस तरीके से हम देते थे उसका केवल अधिग्रहण के लिए या इकट्ठा करने के लिए रटन विधि के द्वारा, या उसको जब भी पूछा जाए वो उसका उत्तर दे सके इसके लिए। लेकिन अब जो नॉलेज की बात हो रही है कि मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग, यानी प्रत्येक चीज को समझना, कंस्ट्रक्ट करना। अगर कोई ये पूछ ले कि लाभा कैसे निकलता है, तो लाभा का पूरा पिक्चर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि लाभा होता क्या है, लाभा कब, सबसे पहला लाभा कब निकला था, और पृथ्वी में ये लाभा का क्या उपयोग है, या लाभा से कौन कौन से मेटल्स निकलते हैं। ये सारे चीज दिमाग में आ जाना चाहिए, ना कि केवल लाभा क्या है उसकी डेफिनेशन रट के और बता दो। अब जो है पुराने समय में जो टेस्ट हुआ करते थे वो ज्यादातर जो है नॉलेज बेस्ड टेस्ट हुआ करते थे, लेकिन अब जो है परफॉर्मेंस बेस्ड, यानी बच्चा कितना अपने आप को परफॉर्म कर पा रहा है। और हर बच्चे के एबिलिटीज अलग है, हर बच्चा अलग अलग तरीके से परफॉर्म करेगा, हमको उस तरीके से देखना है। और जो इंस्ट्रक्शन होता था पुराने समय में वो कंटेंट से इधर उधर नहीं होता था, टीचर्स उसको पढ़ाते थे। लेकिन अब जो है प्रोसेस, यानी एक इंस्ट्रक्शन एक प्रोसेस है जिसमें टीचर भी इन्वॉल्व होंगे, स्टूडेंट भी इन्वॉल्व होंगे, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होंगे, पीयर्स भी इन्वॉल्व होंगे। और ये जो है स्टूडेंट को ज्यादातर सेंटर में रख के हम लोग की इंस्ट्रक्शन वर्तमान ये किया जाता है। पहले क्या होता था कि ग्रुपिंग जब किया जाता था तो उस समय जो एक प्रकार की योग्यता वाले बच्चे हैं उनको ये करा जाता था, लेकिन अब यह है कि हमारे जो समावेशी कक्षा है वहां पर हेट्रोजीनियस ग्रुप है, यानी हर बच्चे की नीड अलग है। और जो स्टूडेंट की एक्टिविटी होती थी पहले वो तो स्टूडेंट अपने आप पर्सनली करता था, लेकिन अब जो है हम लोग ये करते हैं कि वो ग्रुप में ही करें। जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको क्लासरूम में क्या दिक्कत होती है, क्योंकि उनको ध्वनि की उपस्थिति का पता नहीं होता, और उनको ये भी नहीं पता है कि ध्वनि कहाँ से आ रही है, उसकी पिच क्या है, उसकी लाउडनेस क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि आपको आपकी घर पे जो गाड़ी होगी उस गाड़ी की आवाज जब आपको 200-300 मीटर दूर से सुनाई देती होगी तो आप लोग पता कर लेते होंगे पापा आ गए या भैया आ गए, या जैसे मान लीजिए आप दूसरे कमरे में है और किसी ने आवाज करी दूसरे कमरे से, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ उन्होंने बोला है। तो ये सब चीजें डेफ बच्चों में अभाव होता है, यानी ये सब जो हियरिंग अभाव होने से उनको क्लासरूम में ये प्रॉब्लम होती है। अब हम आईसीटी का उपयोग उस पे जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा में कैसे करेंगे, कि हम टीचिंग लर्निंग में उसको यूज करेंगे। टीचिंग लर्निंग में कैसे करेंगे हम आगे वाली स्लाइड्स में उसके बारे में जानकर। और जनरली जो आईसीटी का उपयोग होता है हम लोग के जीवन में वो है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन यानी अगर हमको सुनाई नहीं देता है तो हमको आईसीटी हेल्प करता है कि जैसे विजुअल के द्वारा हम कैसे सीखें। और डिडक्टिक यूज, कम्युनिकेशन यूज, तो ये 3 प्रकार की जो यूज है आईसीटी के, ये बेसिकली
हमारे एजुकेशन सिस्टम में या डेली लाइफ में जो श्रवण बाधित या जो दृष्टि बाधित है या अन्य दिव्यांग बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, उनके जीवन में सुधार कर रहा है। तो अब अगर हम आईसीटी का उपयोग क्लास में करते हैं तो क्या दिक्कत, क्या फायदा होगा, ये हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर डिजिटल इंफॉर्मेशन होंगे तो ये एक्सेसिबल होगा। तो सभी स्टूडेंट, मतलब जैसे मान लीजिए कि अभी अगर आप कोई भी पीडीएफ फाइल दीजिए, एक ब्लाइंड बच्चा उसको आराम से पढ़ सकता है या सुन सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऑडियो एनेबल्ड कंटेंट जो है उसको किया गया है कि अगर आप कोई भी ऑडियो फाइल को ये करें और उसमें ऑडियो मोड ऑन कर दे, ऑडियो मोड ऑन करने से पूरा लाइन बाय लाइन वो बोलता जाएगा। हाँ, कुछ दिक्कत ये आ रही है कि जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं उसमें अभी उसको ट्यून नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले समय में और इंग्लिश को आराम से पढ़ लेता है पीडीएफ जो सेल्फ रीडर, और उसका यूज ज्यादातर दृष्टिबाधित करते हैं। और जो श्रवण बाधित है वो क्या करते हैं, अल्टरनेटिव टेक्स्ट, यानी जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट उनको समझ में नहीं आता है क्योंकि उनकी लैंग्वेज लेवल बहुत कम होता है। तो उस स्थिति में वो लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट यानी उसके इमेज या उसकी जो है सिंपल वर्ड्स, उसको वो लोग यूज करके कंटेंट को पढ़ लेते हैं। और ये जो है बच्चे को जब पता चल जाएगा कि मुझे इस तरीके से आईसीटी का उपयोग करके पढ़ना है, तो अपने आप जब उसको हम ट्रेंड कर देंगे तो अपने आप वो पढ़ने लगेगा। वो उसको टीचर्स के द्वारा पढ़ने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है। और आजकल ज्यादातर देखे होंगे इस एक साल में टीचर ने कम पढ़ा है, बच्चों ने ज्यादा पढ़ा है। जो बच्चों ने सेल्फ स्टडी किया है वो इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा किया है। तो यानी आईसीटी होने से जो है विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यचर्या को भी मदद मिलेगी और विद्यार्थियों को स्व अध्ययन के लिए भी मदद मिलेगा। और जैसे ही हम आईसीटी का उपयोग करते हैं क्लासरूम एनवायरनमेंट में, तो हमारे एक सृजनात्मकता का विकास होता है बच्चों में, टीचर में। क्योंकि जितना आप ये इंटरनेट या जो आईसीटी है एक ऐसी चीज है, जितना आप उसके अंदर घुसते जाएंगे आपको नए नए चीजें दिखने को मिल जाएगी। और रोज ऐसा नहीं है कि मतलब आपने जो सीख लिया वही अंतिम है। क्योंकि अगर कोई आईसीटी में रिसर्चेस की बात करे तो हर 2 दिन में इसके थ्योरीज चेंज हो जाते हैं। अगर आपने पहले देखा होगा कि उसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब उसका 100 तरीका आ चुका होगा एक साल के अंदर। तो उन 100 तरीकों के बारे में से अगर हम 10-20 तरीके भी जान ले तब भी हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद जो है जो डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट है, डिस्टेंस लर्निंग यानी जैसे आप अभी कहाँ कहाँ अपने घर पे बैठे हैं और हम लोग आईसीटी का यूज करते हुए हम लोग एक दूसरे के साथ, अगर यही 160 अगर किसी हॉल में बैठे होते तो शायद मुझे एक दूसरे को चुप कराने में मेरा 10 मिनट चला जाता। लेकिन अब यह है कि सुविधा यह है कि आप लोग अपने माइक को ऑफ करके म्यूट करके रखें और मैं भी जो भी बोल रहा हूँ उन चीजों को आप आराम से सुन पा रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग एनवायरनमेंट में या कोलैबोरेटिव लर्निंग करने में ये इस प्रकार की मदद कर सकता है। और जितना आप आईसीटी का उपयोग करेंगे आपकी थिंकिंग स्किल यानी सोचने की क्षमता उतने ही डेवलप होगी, और जो शिक्षण और अधिगम की जो क्वालिटी है उसमें उतना ही। क्योंकि अब देखिए जैसे पहले आप परीक्षा देते थे 2-3 महीने 4 महीने बाद रिजल्ट आया करते थे, अब परीक्षा देके निकले हैं रात तक आपका रिजल्ट आपके घर पे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि अभी गूगल फॉर्म में आपको कुछ दिया जाएगा और गूगल फॉर्म में देने के बाद आप तुरंत उसको फटाफट अलग अलग जगह पे बैठ के आपने भर दिया और एक जगह उसको इकट्ठा हो गया। आप लोगों की अभी टेस्ट भी होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि हर सेशन के बाद आपको एक 10 नंबर का टेस्ट जरूर किया जाता होगा। तो वो 10 नंबर की जो टेस्ट है कहीं ना कहीं आप जो है ये टेक्नोलॉजी का जो उपयोग के माध्यम से आप लोग कर पा रहे हैं। और किसी से कोई आपका मतलब जैसे हम क्लासरूम में जब परीक्षा कराते थे तो एक दूसरे को पूछना ही करना, हालांकि आप लोग अभी भी चीटिंग करते होंगे, ऐसा नहीं है कि जो है एक दूसरे को एक फोन पे बात हो रही है और दूसरे फोन पे आप फॉर्म भर रहे हैं, इस तरीके से आप करते भी होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आप उस करते करते आप सीख रहे हैं ना। तो ये चीज जो है आईसीटी हमारे कोर्स कंटेंट को भी एक्सेसिबल बनाता है। और भारत सरकार ने एक नई गाइडलाइन बनाई है कि हम लोग कैसे जो दिव्यांग बच्चे हैं, हर प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए कौन कौन से
एक्सेसिबिलिटी फीचर्स रखा जाए डिजिटल कंटेंट में, ताकि वो लोग उस कोर्स कंटेंट को आराम से पढ़ सके। चाहे कक्षा 1 की हो, कक्षा 1 से लेकर 12 तक अभी तक कुछ शुरू हो चुका है, और आने वाले दिनों में आप लोग जब कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से प्रत्येक पाठ्यक्रम के जो विषय वस्तु है उसको हम लोग एक्सेसिबल बना सकते हैं। अब अगर हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी हर डिसेबल्ड के लिए अगर हम ये करें तो हम पर्टिकुलरली यहाँ पर आगे हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए करेंगे, लेकिन एक कॉमन क्लासिफिकेशन जो होता है वो है कि हम लोग पर्सनल मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, स्किल्स सीखने के लिए करते हैं, ऑर्थोसिस एंड प्रोस्थेसिस के लिए करते हैं। ऑर्थोसिस क्या है, प्रोस्थेसिस क्या है, एक मैडम ने जो बताया था कि हम ओटी है तो उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा, और बाकी लोगों को भी वो बता देंगे आगे चलकर। अब पर्सनल केयर और प्रोटेक्शन के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज होता है, हाउस कीपिंग के लिए भी। जैसे मान लीजिए कि आप लोग के घर पे रिमोट है, टीवी आप चलाते हैं जब, वो भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, क्योंकि आपको उठना नहीं पड़ रहा है और आप जहां पे बैठे हैं वहां से आप ऑपरेट करके टीवी देख पा रहे हैं। तो ये भी एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है जो हमारे डेली लिविंग के लिए काम आता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन सिग्नलिंग, जैसे आपकी बैटरी कम हो रही है तो ऊपर एक आपको बीपिंग या एक ब्लिंकिंग फिगर आता होगा, तभी आपको पता चल जाता है कि मेरा बैटरी खत्म होने वाला है। और जो प्रोडक्ट्स एंड गुड्स है, यानी जितने भी वस्तुएं हैं उनको भी अगर हम ये करें यूज करना है तो उसमें भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी यूज होता है एनवायरमेंट को एक्सेसिबल बनाने के लिए। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे जितने भी हाईवेज में अगर आप जाते हैं तो वहां पर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए हैं, और उस बोर्ड के साथ साथ कुछ पिक्चर्स भी लगे हुए हैं कि जैसे आपको ताजमहल, आगरा कितना दूर है, 30 किलोमीटर यहाँ से, जहां से आप खड़े हैं माइलस्टोन पे, तो वहां पे ताजमहल का चित्र होगा। तो जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, जो लोग हिंदी नहीं जानते हैं, वो लोग क्या है, ताजमहल का चित्र देख के और 30 किलोमीटर लिखा है उसको देख के वो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारे चीजें एनवायरमेंटल इंप्रूवमेंट के लिए भी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, और उसमें कोई हाईटेक टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, और रिक्रिएशन के लिए भी हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। तो ये जो आईसीटी है या असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, ये हम लोग किस आधार पर चुनते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये किस प्रकार से व्यक्ति की क्षमता को बढ़ा रहा है, इतना प्रभावी है, क्या ये खरीदा जा सकता है, ये एक दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। क्या मैं इसको चला सकता हूं? जैसे कोई जो है, आप साइकिल खरीदते हैं या मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कार खरीदते हैं, तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि मैं इसको चला सकता हूं या नहीं। मोबाइल आप खरीदते हैं, और डिपेंडेबिलिटी कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये कितना दिन चलेगा। जैसे अभी अगर आप कोई लैपटॉप लेने जाते होंगे तो आपको पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन में आप अगर रिसेंट कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो भी वो 2-3 साल तक वैलिड है, लेकिन अगर आप 10 साल पुराना कॉन्फ़िगरेशन पे लेते हैं तब भी वो चलता है, लेकिन जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ वो कंपैटिबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पुराना फोन है नोकिया 1100, शायद ही किसी के पास होगी, तो अगर मान लीजिए उसमें अब ये गूगल मीट करने का होता तो क्या आप कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो इसलिए हमें डिपेंडेबिलिटी एस्पेक्ट को भी देखना होगा। अगर हम टेक्नोलॉजी के प्रकार के देखें तो ये प्रोस्थेसिस टेक्नोलॉजी है, हियरिंग इंपेयर्ड बच्चों के लिए हियरिंग एड है, कोक्लियर इम्प्लांट है। असिस्टिव टेक्नोलॉजी है कि जो हमारे असिस्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक डेफ बच्चा है, घर पे है और बाहर से कोई कलिंग बेल बजा रहा है, तो कलिंग बेल बजाने से उसको तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो वो क्या, हम लोग उस स्थिति में क्या करते हैं कि उस कलिंग बेल के साथ एक लाइट लगा देते हैं। लाइट लगा देने से क्या है कि जैसे ही कलिंग बेल बाहर से कोई बजाएगा तो तुरंत वो लाइट भी जलेगा और साउंड भी सुनाई देगी। तो साउंड दूसरों के लिए, लेकिन एक डेफ बच्चे के लिए एक लाइट जो है हमने असिस्टिव टेक्नोलॉजी के रूप में यूज किया। और एक्सेस टेक्नोलॉजी, तो एक्सेस टेक्नोलॉजी में जैसे मान लीजिए कि मैं जो भी बोल रहा हूं अभी, अगर मैं उसको टेक्स्ट के फॉर्म में देखना चाहता हूं, यानी मेरे सामने मेरे एक डेफ बच्चे से बात हो रही है और मैं उसको बात कर रहा हूं और उसको सुनाई नहीं देता है, तो उस स्थिति में हम लोग वीडियो फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्शन का इस्तेमाल करते हैं। खासकर अगर आप अभी अपने गूगल मीट में सेटिंग में जाकर अगर कैप्शन ऑन कर देंगे तो शायद मेरी आवाज आपको सुनाई ना दे तो भी आप देख पाएंगे, लेकिन
अभी भी गूगल मीट में एक समस्या है कि मैं अगर इंग्लिश में बोलूंगा तो आप देख पाएंगे, अगर मैं हिंदी या अदर लैंग्वेजेस में बोलूंगा तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा। तो ये इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम लोग डेफ एजुकेशन में यूज करते हैं। और अभी जो नो टेक, लो टेक, मिड टेक, हाई टेक की हम लोग बात किए थे, तो इसमें जैसे निमोनिक्स है, ग्राफिक प्रेजेंटेशन है, फ्लैश कार्ड्स है, चार्ट है, टेक्स्ट बुक्स है, पोस्टर्स है, मैप है, डायग्राम है, पिक्चर्स है, न्यूज़पेपर्स है, मैगजीन्स है, ये सब हम लोग नो टेक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसको लेते हैं। और अगर हम लो टेक में आते हैं, जैसे हाइलाइटर है, ग्रिपर है, मॉडल्स है, कार्टून्स है, ये जब हम यूज करते हैं तो उसको हम लोग लो टेक टेक्नोलॉजी के रूप में ये करते हैं। मिड टेक में क्या है, सीडी रोम है, ऑडियो रिकॉर्डर है, कैलकुलेटर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, OHP स्लाइड प्रोजेक्टर से, MP3 प्लेयर है, रेडियो है, ये सब मिड टेक टेक्नोलॉजी। मतलब इसमें ट्रेनिंग जरूरत है, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं। हाई टेक में आप लोग की AAC डिवाइस, AAC मतलब अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, ये क्या है मैं आपको दिखा दूंगा आगे, पिक्चर्स है। फिर आईपैड है, कंप्यूटर से, स्पीच टू टेक्स्ट है, वर्ड प्रोजेक्टर है, कैप्शन, सबटाइटल, AV कंटेंट, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, फिल्म है, CCTV है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से, एडुसैट, ये सब चीजें हाईटेक टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। तो ये जनरली हम लोग एजुकेशन में यूज करते हैं और अलग अलग उद्देश्य के लिए। तो हम लोग श्रवण बाधित बच्चों के लिए जो टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं वो सब इसलिए यूज करते हैं, टीचिंग करने के लिए, इंस्ट्रक्शन करने के लिए, उनकी एम्प्लीफिकेशन के लिए, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी जो है इंफॉर्मेशन स्किल बढ़ाने के लिए, और उनको असिस्ट करने के लिए। तो ये जो टेक्नोलॉजी है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में और दैनिक जीवन में किस प्रकार से होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। जैसे टीचिंग लर्निंग में हम लोग टेलीविजन है, कैप्शनिंग है, इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड से, टैबलेट, PC, इंटरनेट, साइन लैंग्वेज एंड बाइलिंगुअल मीडिया, हैंड हेल्ड टेक्नोलॉजी, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये हम लोग टेक्नोलॉजी जो है टीचिंग लर्निंग में यूज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस कुछ है जो डेफ बच्चे काम में लेते हैं। पहला है गूगल लाइव ट्रांसक्राइब, फिर ऑडिटरी विजुअल एनालिसिस, AVA, रोजर वॉइस, वॉक्साई, टैप सॉस, ब्रेसी साउंड अलर्ट। ये ब्रेसी साउंड अलर्ट क्या है कि आपके पास एक डिवाइस होगी और अगर एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर स्लाइड्स नहीं मूव हो रही है, जो मेन स्लाइड्स है वही आपकी दिख रही है। हाँ अभी हुई, यस थैंक यू सर। तो ये जो एप्लीकेशंस है ये हम लोग जनरली डेफ बच्चे यूज करते हैं और जो हियरिंग इम्पेयर्ड है। जैसे ब्रेसी साउंड अलर्ट की बात हमने कही, तो ब्रेसी साउंड अलर्ट क्या है कि जैसे आपके एक हाथ में ब्रेसलेट टाइप का होगा और मैंने अगर कोई डिवाइस से ब्लूटूथ से कनेक्टेड होगा या किसी से भी कनेक्टेड होगा, अगर मैं ये उसमें साउंड भेजूं तो उसको वाइब्रेशन होने लगेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस जो है अवेलेबल है जो डेफ बच्चे यूज करते हैं। अब इंस्ट्रक्शन देने के लिए कुछ टेक्नोलॉजी यूज होता है, कोक्लियर, होप वर्ड्स, आई हियर दैट, साउंड मैच, हियर कोच, कैप्शनिंग, रियल टाइम कैप्शनिंग, यानी मैं जो बोल रहा हूँ अगर उसी समय कैप्शनिंग हो जाए तो रियल टाइम कैप्शनिंग, नहीं तो क्लोज्ड कैप्शनिंग, ओपन कैप्शनिंग, इस तरीके की बहुत सारे कैप्शनिंग हम लोग डेफ एजुकेशन में यूज करते हैं। वीडियो, साइन लैंग्वेज वीडियो खासकर, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई भी सूचना हमने देनी है और हमने लिख कर दे दिया लेकिन वो डेफ बच्चों के लिए कोई मतलब का नहीं, तो अगर हम उसको वीडियो, साइन लैंग्वेज वीडियो या जिसको व्लॉग बोलते हैं, जैसे हम लोग ब्लॉग लिखते हैं उसी तरीके से उनके लिए वीडियो ब्लॉग्स जो होता है, ब्लॉग्स, वो भी यूज होता है। और सी प्रिंट जो होता है टेक्स्ट टू स्पीच, ये एक टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर है जो हमारे टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग मेडिकल टेक्नोलॉजी जो श्रवण बाधित बच्चों के लिए यूज होता है, तो उसमें हियरिंग इंडक्शन सिस्टम, लूप इंडक्शन सिस्टम, टेलीकॉइल टेक्नोलॉजी, FM सिस्टम, जैसे आप लोग FM रेडियो सुनते हैं उस तरीके से अगर एक स्कूल में FM सिस्टम लगा हुआ है तो टीचर अगर कहीं से भी बोलेंगे, स्टूडेंट अगर कैंपस में होंगे तो उनको आराम से सुनाई देगा। तो इस तरीके की FM और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजीज भी यूज होता है।
वाग्मी स्पीच करेक्शंस के लिए, यानी जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं उनकी अगर वाणी सुधार करना है तो वाग्मी और डॉक्टर स्पीच जैसे सॉफ्टवेयर्स ये खरीदना पड़ता है। तो ये सब चीजें भी अवेलेबल है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी, मैंने जैसे कहा कि हर 2 दिन में कहीं ना कहीं नए नए चीजें होती है, तो हम लोग जितना जानते हैं उतना आप लोग के समक्ष रख रहे हैं। अब असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस में अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, अलर्टिंग डिवाइसेस है, जैसे कनेक्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, डोरबेल में हम लोग अगर लाइट ये करते हैं या टेलीफोन में अगर टेक्स्ट ये करते हैं, तो इस तरीके से अगर असिस्टिव लिसनिंग डिवाइसेस या अल्टरनेटिव एंड ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज करेंगे, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखा दूंगा तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि AAC डिवाइसेस क्या होते हैं। अब इंटरनेट में जो टेक्नोलॉजी डेफ बच्चों के लिए है कि वीडियो चैट मैसेंजर के लिए ग्लाइड है, साउंड हाउंड साजम है, इंटरप्रेटर नाउ, नोट्स, इंटरमेंट एप्स, NGTS, स्काइप का वो लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उन लोगों को वीडियो कम्युनिकेशन करना है। जैसे अभी मान लीजिए कि व्हाट्सएप वीडियो कॉल है, ये भी यूज होता है। साइनेबल के बारे में आप लोगों को सबको जानकारी होनी चाहिए कि साइनेबल एक ऐसा एप्लीकेशन है जो केवल डेफ लोगों के लिए है। इसमें क्या होता है कि अगर डेफ एक हियरिंग के साथ अपनी कम्युनिकेशन करना चाहता है तो बीच में एक इंटरप्रेटर असाइन होता है और उसका टाइमिंग डिसाइड होता है कि जैसे मान लीजिए एक डेफ को वर्तमान की सिचुएशन में एक डॉक्टर को PGI में या एम्स में कंसल्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उस स्थिति में डेफ तो डायरेक्ट उस डॉक्टर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो साइनेबल प्लेटफॉर्म है, इसको केवल डेफ लोग ही यूज कर सकते हैं। यानी अगर आप हियरिंग होके इसको अगर एक बार इंस्टॉल किए तो आपका नंबर ब्लॉक हो जाएगा, मतलब वो एप्लीकेशन आपको बंद कर देगा, आपका सिम बंद नहीं होगा, आप बाकी सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो साइनेबल है ये केवल डेफ पॉपुलेशन के लिए किया गया। साइन लर्न, अगर आप 10,000 शब्द संकेत के रूप में सीखना चाहते हैं तो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर के द्वारा ये एक साइन लर्न ऐप, ये ऐप आप अभी भी चाहें तो डाउनलोड इसकी क्लास के बाद कर सकते हैं। और इसमें 10,000 साइन है जो डेली हम लोग यूज करते हैं वर्ड्स, उसके साइन, और आप चाहे तो उसको धीरे धीरे करके सीख के आप डेफ लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर जो है ईयर बूस्टर है, ब्लॉग्स है, ये सब इंटरनेट टेक्नोलॉजीज हैं जो कि डेफ लोगों की। अब जैसे हियरिंग एड की बात हमने कही थी, तो हियरिंग एड इतने प्रकार की, अब बॉडी लेवल जो हियरिंग एड है वो लगभग आउटडेटेड है। अब ज्यादातर BTE, CIC, ITC और इस तरीके से ये सब पर्सनल हियरिंग एड यूज होते हैं। ये आप लोगों ने देखा होगा कुछ बच्चों को यूज करते हुए। ये है कोक्लियर इम्प्लांट। ये 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो श्रवण बाधित हैं उनके लिए ये कोक्लियर इम्प्लांट डिवाइस इम्प्लांट किया जाता है। और इसका ये कहना है कि अगर इस प्रकार की डिवाइसेस इम्प्लांट किया जाता है अदर कंडीशन बीइंग नॉर्मल, यानी प्रत्येक अगर कोई दूसरी समस्या नहीं है तो ये डिवाइस उसमें इम्प्लांट किया जाता है तो नॉर्मल हियरिंग, यानी जैसे आप हम सुन पा रहे हैं वैसे इस कोक्लियर इम्प्लांट हियरिंग एड्स के माध्यम से डिस्टोर्टेड, यानी रुक के, या जैसे कभी कभी आप लोग फोन पे बात करते हैं गूगल मीट पे, या अभी भी हो सकता है कुछ लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी के कारण। अदरवाइज ये जो कोक्लियर इम्प्लांट है, कोक्लियर इम्प्लांट इज नॉर्मल हियरिंग, यानी एक सामान्य, लेकिन लगाते ही बच्चा सुनने नहीं लगता है, उसको 2 साल की ट्रेनिंग देनी होती है। वो 2 साल की ट्रेनिंग के बाद उसके सारे प्रोग्रामिंग जो इसमें, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक होता है, उस माइक्रो प्रोसेसर को टाइम टू टाइम अपडेटेड करना होता है और जो चाइल्ड है उसको कंटिन्यूअसली 2 साल की ट्रेनिंग देने के बाद बच्चा जो है सुनने लगता है और बोलने भी लगता है। सर कोक्लियर इम्प्लांट जो है सो किस उम्र के बच्चों के लिए ज्यादा सक्सेसफुली होगा? और अभी क्वेश्चन आंसर सेशन में जब हम आएंगे तब आप क्वेश्चन करिएगा, ठीक है? क्वेश्चन सब आप नोट करके रखिए। अब ये देखिए, ये एक टेक्स्ट टेलीफोन है, यानी जो भी ये अगर डेफ यूज कर रहा है उसको कौन क्या बोल रहा है उसको तो सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसको टेक्स्ट टेलीफोन के रूप में वो उसको यूज कर सकता है। लेकिन आजकल इसकी भी जरूरत नहीं, ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है। ये जो है रिसेंट टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग लाइव ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लाइव ट्रांसक्राइब यानी
अगर आप अपने मोबाइल पर लाइव ट्रांसक्राइब गूगल का है, अगर आप उसको इंस्टॉल कर देते हैं और जो भी आप बोलेंगे वो आज इट इज इस मोबाइल पे शो हो जाएगा, चाहे आप हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आराम से इसमें दिखाई देता है। तो एक डेफ बच्चा इसको यूज करके क्या कर सकता है, एक नॉर्मल बच्चे के साथ जब कम्युनिकेट कर रहा होगा तो अगर वो इस एप्लीकेशन का यूज करता है तो वो क्या बोलना चाहता है उसको देख के। बट ये एक लिमिटेशन है कि वो लिटरेट होना चाहिए ना, पढ़ा लिखा अगर होगा तभी ये चीज जो है, क्योंकि अगर वो लिख भी गया तो मेरे लिए, अगर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं क्या पढ़ूंगा। ये है एक्चुअली उसका जो लोगो है गूगल लाइव ट्रांसक्राइब का, यही है, यानी आपको माइक्रोफोन पे बोलना है और लिख दे जाएगा। ये टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है, स्पीच टू टेक्स्ट, यानी आपको जो बोलना है बोलिए, वो टेक्स्ट में, या जैसे अभी आप मान लीजिए कि कंप्यूटर में कुछ या मोबाइल पे आप लोग बोलते हैं और वो अपने आप लिख दे जाता है, या आप गूगल को सर्च करते हैं तो आप चाहे तो माइक्रोफोन ऑन करके आप बोलेंगे तो पूरा एज इट इज आपको दिखा देगा। तो ये टेक्नोलॉजी भी हमारे डेफ एजुकेशन में, ये जो वाइब्रो डिवाइस है, ये इसके बारे में मैंने बताया था कि जो अगर ये अपने हाथ में लगा के रखेगा और ये अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड होगा तो अगर हमने कहीं से भी उसको इंडिकेट किया या अटेंशन उसके अट्रैक्ट करने की कोशिश किया तो उसका ये वाइब्रेशन होने लगेगा, तो वाइब्रेशन होने से वो अलर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की चीजें जो है, खासकर जो डेफ है और इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे फायर हो, आग लग गई बिल्डिंग में या भूकंप आने वाला है, तो इस तरीके की स्थिति में इन लोग को इस पे, और इसको जीपीएस एनेबल्ड अगर कर दिया जाए तो ये ऑटोमेटिकली उनको मैसेज चला जाएगा और ये वाइब्रेशन होने से वो लोग अलर्ट हो जाएंगे। अब ये देखिए कुछ डिवाइसेस है जो घर पे हम लोग, जैसे जो जनरली दरवाजे होते हैं, दरवाजे में पूरे जो पल्ला होता है वो उसमें लकड़ी का होता है, लेकिन अगर आधा लकड़ी का हो आधा शीशे का हो तो आराम से एक डेफ अगर अंदर बैठा है तो बाहर आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये चीज आप विजुअल डोर नॉक सिग्नलर भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर आपने ऐसा सिस्टम लगा रखा है कि अंदर जो है उसका मॉनिटर लगा हुआ है और बाहर से कौन बुला रहा है उसको भी वो देख सकता है। तो कुछ हाईटेक टेक्नोलॉजीज है, कुछ लो टेक टेक्नोलॉजीज है, कुछ मिड टेक टेक्नोलॉजीज है। हमारे पैसे की जरूरत के हिसाब से हम लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी का, या हमारे पास जितनी संसाधन होंगे उसी संसाधन के अनुसार हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को गवर्नमेंट लेवल पे या जो है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या पर्सनल जो है घर पे भी कुछ लोग लगाने लगे हैं आजकल, सीसीटीवी वगैरह, ये सब चीजें कहीं ना कहीं डेफ लोगों के लिए मददगार। ये जो है वीडियो टेलीफोन, यानी हम लोग वीडियो कॉलिंग जो करते हैं, तो ये जनरली जो डेफ बच्चे हैं ये वीडियो कॉलिंग का यूज करते हैं, जिससे एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। ये जो मैंने बात करी थी AAC डिवाइसेस, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, इसमें आपको बहुत सारे ऐसे चित्र दिख रहे होंगे, जो चित्र जो है अगर मान लीजिए कि आप उसको कहना चाहते हैं कि जीमेल यूज किया या जीमेल देख लिया, तो यहाँ पर अगर बच्चा इंडिकेट कर देता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो पूछना चाह रहा है, या वाईफाई है, इस तरीके की बहुत सारे ये जो है पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, अल्टरनेटिव ऑगमेंटेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी इसको कह सकते हैं। इसमें कई लिमिटेशंस भी होता है, क्योंकि सारे वर्ड्स की पिक्चर्स इसमें होता है नहीं होता है, और अगर मान लीजिए कि ऊपर वो सर्च करेगा तभी टाइप करेगा वो पर्टिकुलर पिक्चर आएगा तो वो कॉस्टली होगा। लेकिन आने वाले दिनों में ये सब चीजें एक्सेसिबल यानी अफोर्डेबल भी हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी शुरू में आती है महंगी होती है, फिर बाद में जब उसका यूज हो जाता है बहुत लोगों के द्वारा तो वो कॉस्ट जो है कटिंग हो जाता है। तो रीडिंग के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स, पेज टर्निंग, सिंगल वर्ड स्कैनर, प्रेडिक्टेबल टेक्स्ट, टैब्स, टॉकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, स्पीच सॉफ्टवेयर, ये रीडिंग के लिए डेफ लोगों के एजुकेशन में यूज होता है। राइटिंग में खासकर, हालांकि इनको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी जो है ग्रामर चेकर है, स्पेलिंग चेकर है, इस तरीके के सॉफ्टवेयर यूज होता है। हियरिंग के लिए हियरिंग एड यूज करते हैं, पेन एंड पेपर, सिग्नलिंग डिवाइसेस से क्लोज्ड कैप्शनिंग, ये जो है हियरिंग के लिए यूज होता है। कंप्यूटर एक्सेस के लिए वर्ड प्रेडिक्शन, अल्टरनेटिव कीबोर्ड,
पॉइंटिंग ऑप्शन, स्विचेस, साइन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, यानी साइन करेंगे वो सॉफ्टवेयर उसको साइन को कैच कर लेगा कि वो साइन में क्या कहना चाह रहा है, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर AAC जो अभी आपको मैंने बताया, तो इस तरीके से मैथ्स के लिए कैलकुलेटर्स, टॉकिंग क्लॉक्स, एनलार्ज्ड वर्कशीट, वॉइस आउटपुट मेजरिंग डिवाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये हालांकि डेफ बच्चों के लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। विजन के लिए आई ग्लासेस, मैग्नीफायर, स्क्रीन, अगर हियरिंग इम्पेयर्ड है उसके साथ सेकेंडरी डिसेबिलिटी है तो ये सारी चीजें भी हम लोग को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब एज ए टीचर आपको सामने बहुत सारे बैरियर्स होते होंगे कि ICT का यूज कैसे करेंगे, क्योंकि देखिए आपको ये नहीं पता होता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी किसके लिए काम आएगा, और आपको उस टेक्नोलॉजी के जो स्किल्स सीखना है या उसकी सॉफ्टवेयर को अपने क्लासरूम में कैसे यूज करना है इसके बारे में भी आपको जानकारी नहीं है, और जो टीचिंग मटेरियल है उसको भी कैसे मैनेज करना है उसके लिए भी आपके पास नहीं है स्किल्स, और आपको नॉलेज भी नहीं है, और आप ज्यादातर फोकस पढ़ाने पे करते हैं, इनोवेशन के लिए आप कोशिश नहीं करते हैं, और ज्यादातर बच्चों का या माता पिताओं का जो प्रेशर रहता है कि बच्चा कैसे ज्यादा अंक पाए, यानी वो स्किल कैसे या परफॉर्मेंस कैसे हासिल करे उस पर ज्यादा जोर नहीं होता, और इन सर्विस ट्रेनिंग का अभाव है। यानी अगर अभी हम लोग 1 घंटे में ये सब चीजें सीख लेंगे तो ये तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप 15 दिन केवल आए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटी में और आपको डेफ बच्चों के लिए किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज करना है उसके लिए ट्रेनिंग दी जाए, तब आप कह सकते हैं कि हाँ आप कुछ ना कुछ आप चीज कर सकते हैं। या साइन लैंग्वेज का 3 महीने का कोर्स आपको कराया जाए तभी आप उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और क्लासरूम में भी टेक्निकल प्रॉब्लम से कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ जगह पे जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, ये इस प्रकार के टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हमारे क्लासरूम को देखने को मिलता है। और बड़े बड़े कक्षा का जो जब प्रबंधन करना होता है तब भी हम लोग को दिक्कत होता है, और मोटिवेशन नहीं है सीखने के लिए, टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, ये भी एक बैरियर है हम लोग के। और हम लोग ये भी क्लियर नहीं है कि ICT से क्या बच्चों के परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी होगी, इसको लेकर भी हम लोग डाउटफुल है। और ये जो इंटीग्रेशन, अगर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हम क्लास में करते हैं विद्यार्थियों की सीखने में किस प्रकार से मदद डालेगा, इसको कभी हमने रिसर्च करके नहीं देखा है। तो अगर इस प्रकार की चैलेंजेस होती है या बैरियर्स होती है तो हम लोग कैसे समाधान करें, हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज कंडक्ट करें और जो है टीचर्स के साथ पार्टनरशिप डेवलप करें और उनको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी प्रदान करें। और जो जैसे मान लीजिए कि अभी मैं जिस तरीके से क्लास ले रहा हूँ, कितने लोग अभी आप 170 या 160 लोग जो है, क्या इस तरीके से आप टीचिंग कर सकते हैं? तो अगर नहीं है तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं दूर से कि इस तरीके का टेक्नोलॉजी का यूज कैसे होता है, और जो हमारे करिकुलम है उसको कैसे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ते हुए हम लोग उसमें वृद्धि कर सकते हैं, ये एक स्ट्रेटेजी है जो हम लोग आने वाले दिनों में। और अगर मान लीजिए आपको कह दिया गया कि आप इस का अगर डेफ बच्चों के लिए साइन लैंग्वेज और ये सब का यूज करते हुए अगर एक वीडियो बनाते हैं तो आपको 10,000 रुपये मिलेगा, तो आप तुरंत जो है पैसे का लोभ होगा तो आप तुरंत उस पे के लिए काम करेंगे। तो इस तरीके की हम लोग मोटिवेशंस जो है टीचर्स के लिए कर सकते हैं। और जो टाइमली और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग जरूरत है, यानी अगर कोई चीज आया तो तुरंत उसके बारे में ट्रेनिंग, अगर हम 1 साल लेट कर दिए तो फिर वो टेक्नोलॉजी पुराना हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को टाइमली ICT स्किल्स के बारे में और खासकर टेक्निकल सपोर्ट्स की भी जरूरत है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट्स जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आप जो है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी ये क्लासेस चल रहा है तो टेक्निकल एक सपोर्ट टीम है तो वो देख रहा है कि कैसे हम लोग ये करें। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? किसी भी प्रतिभागी को अगर सर से कोई सवाल पूछना है, कुछ डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर,
हाँ, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ हाँ। जो डेफ बच्चों का जो बेसिक इशू होता है वो मैंने देखा है कि ज्यादातर स्पीच से लेके होता है। स्पीच सुना ही नहीं देता जो दूसरे बोल रहे हैं, या हाँ। आप खुद बोल नहीं पाते हैं। हम्म। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं वो कर भी लेते हैं। फिर उससे रिलेटेड छोटे बच्चों में बिहेवियर इश्यूज हो जाते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, बिहेवियर इशू क्यों होता है, साइकोलॉजिकल इशू क्यों होता है? अगर मान लीजिए आपको जिस समय जो चीज मिलना चाहिए उस समय ना मिले, आपकी क्लासमेट जो है वो सब चीजें कर ले रहे हैं और आप नहीं कर पा रहे, तो आपके फ्रस्ट्रेशन तो होगा ही। तो बच्चों के जो नीड है, जब तक हम उसको प्रॉपरली कैटर नहीं करेंगे, जैसे आपने कहा कि डेफ लोगों की दो ग्रुप है। एक है डेफ कंप्लीटली, जो कि हियरिंग एड का यूज नहीं करते हैं, और एक ग्रुप है हार्ड ऑफ हियरिंग, जो मशीन का यूज करते हैं और उसको प्रॉपरली जो छोटे उम्र से उसको उसको ट्रेनिंग दी गई है और वो चीजों का। तो अब यह है कि हम डेफ कम्युनिटी और जो हार्ड ऑफ हियरिंग कम्युनिटी है, दोनों की अगर प्रॉब्लम्स को देखें तो दोनों के प्रॉब्लम्स अलग है। और डेफ लोगों के साथ जो मेजर प्रॉब्लम है वो कम्युनिकेशन का, यानी वो एकदम ओरल कम्युनिकेशन नहीं समझ सकते हैं, उनको चाहिए साइन कम्युनिकेशन। और जो हमारे जो पॉपुलेशन है, मैक्सिमम पॉपुलेशन में मेजॉरिटी है, उसको साइन आती नहीं। तो जब हम उनके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में हर क्लास में जहां डेफ बच्चा है वहां पर एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर प्रोवाइड किया गया है, जिससे क्या होता है कि हम लोग क्लास लेते हैं और साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर उसको उसको इंटरप्रेट करता है, और हम लोग उससे पूछते हैं कि कोई डाउट है या कुछ है, या वो लोग भी अपना डाउट को रेज करते हैं, तो हम लोग उसका आंसर करते हैं। तो अगर हम इस प्रकार की मानवीय या तकनीकी, जैसे ह्यूमन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे, तो जो उनकी चैलेंजेस है उसको कभी दूर नहीं किया जा सकता। अभी आप जो है एनसीईआरटी ने एक सीरीज जो है डेवलप किया है, उसका नाम है बरखा सीरीज। जो बरखा सीरीज है उसमें क्या कोशिश किया गया है कि जो चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंगली टेक्स्ट बुक को कन्वर्ट किया गया है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको अभी जो है प्यासा कौवा कहानी सुनाऊंगा, आप समझ जाएंगे सुनकर, लेकिन एक डेफ बच्चा है उसको तो सुनाई नहीं दिया, तो हम उसको ग्राफिक्स या एनिमेशन के माध्यम से अगर एक वीडियो डेवलप करते हैं और उसमें दिखाते हैं तो उसको समझ में आ जाएगा, और साथ में टेक्स्ट भी रहे। क्योंकि कैप्शन, मैंने एक शब्द यूज किया, कोई भी चीज आप बोले वो नीचे अगर लिखा हुआ आ जाए, जैसे आप लोग अभी न्यूज चैनल्स देखते हैं तो कोई भी न्यूज पढ़ता है उसके नीचे लिखा रहता है पट्टिका की नहीं? हाँ सर, लिखा रहता है। तो वही है कैप्शनिंग। तो वो कैप्शनिंग होने से जो लिटरेट डेफ पॉपुलेशन है या लिटरेट हियरिंग इम्पेयर्ड है वो उस चीज को एक्सेस कर सकते हैं। सर पूछिए। सर मैंने पूछ रहा था कि कॉकलिया इम्प्लांट जो बच्चों का होता है किस एज ग्रुप में जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुली प्लांटेशन होता है सर? जन्म से 5 साल। 0 to 5 years। सर अमाउंट कितना लगभग अप्रोक्सीमेटली इंडिया में? अभी टोटल मुश्किल से मुझे लगता है कि 10,000 हुए होंगे कोक्लियर इम्प्लांट। सर नहीं, इम्प्लांट में जो सर कितना एक्सपेंस होता है ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। अगर आपकी फैमिली इनकम 15,000 से कम है तो फ्रीली अवेलेबल होगा आपको। ठीक है। और प्राइवेट में सर? प्राइवेट में 6 लाख से लेकर 10 लाख तक खर्चा आ जाता है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां होती है, अलग अलग हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके चार्जेस, इस पर कोई ये नहीं है। लेकिन भारत सरकार की जो एडिप स्कीम है उसके तहत कोक्लियर इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। ये सर मतलब बिहार में कहाँ पे होगा बता सकते हैं? देखिए, आपको सबसे पहले जब बच्चा है वो 5 साल से कम हो और उसका जो लॉस है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो, तो अलिया वर्जन की जो साइट है मैं अभी आपको एक दिखा देता हूँ।
कि उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मुंबई सर। सर एक क्वेश्चन था। क्योंकि मैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से बिलोंग करती हूँ। ऑटिज्म और डेफनेस हो सकता है? ऑटिज्म में डेफनेस, ऑटिज्म में डेफनेस या डेफनेस के साथ ऑटिज्म? एक दोनों मतलब इसका आपस में कोई रिलेशन है? हाँ, हो सकता या कैसे? हो सकता है। ये देखिए लिखा है ना, तो एनरोलमेंट आप कैसे करेंगे, दिख रहा है? नहीं सर, स्क्रीन पे नहीं, कुछ स्लाइड नहीं दिख दिख रहा। रही है सर। हैं? स्लाइड नहीं दिख रही। सर स्लाइड्स नहीं दिख रही है। नहीं, मैं स्लाइड नहीं दिखा रहा हूँ। सर प्रेजेंटेशन भी नहीं दिख रहा, कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो रहा। अच्छा, रुको। ये दिख रहा है? जी नहीं दिखाई दे। यस सर। यस सर। तो इसमें पूरा बाकायदा ये जो है ऑनलाइन है और इसमें कोई चीज छुपा नहीं है। देखिए, ये अलियाबर जंग के द्वारा जो किया गया है 1370 रजिस्टर्ड है, जिसमें से 285 का किया जा चुका है। हॉस्पिटल 122 है, प्रोफेशनल 50 है। इस तरीके की सुविधाएं ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा डेवलप्ड है। तो आप लोग इसको यूज करके और जिन पेरेंट्स को आपको मदद करनी है आप उसको कर सकते हैं।